1 में मैं आपको माल्थस के बारे में बता चुकी हूँ। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत आपको समझा दिया है। अब बताऊंगी मैं सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक में क्या है? देखिए, जनसांख्यिकी अध्ययनों या विश्लेषण के लिए अनेक संकल्पनाएं निर्धारित की जाती हैं। जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को दर या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इनमें 2 संख्याएं शामिल होती हैं। इन संख्याओं में से एक संख्या विशेष आंकड़ा होता है और दूसरी संख्या जो गणना एक विशेष भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती है, और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का कार्य करती है जो निम्न है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर से आशय है कि एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 व्यक्ति पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। एक अवधि का मतलब है 1 वर्ष में। और मृत्यु दर से आशय है एक क्षेत्र विशेष में निर्धारित अवधि में होने वाले मृत्युओं की संख्या। ये भी 1 साल के लिए निर्धारित की जाती है। इसमें मृत्यु दर और जन्म दर का सूत्र है जन्म दर बराबर जीवित बच्चों की संख्या अपॉन कुल बच्चों की संख्या इंटू 100। मृत्यु दर का सूत्र है मृत्यु दर इक्वल निधन बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या इंटू 100। निधन का मतलब है मृतक बच्चे। जन्म दर हमारे हाथ में है रोकना, लेकिन मृत्यु दर को, ये तो प्राकृतिक है, ये तो जरूरी है, मृत्यु दर होगी, लेकिन जन्म दर हमारे हाथों में होता है इसको रोकना। सरकार ने एक पॉलिसी भी चलाई है, हम दो हमारे दो। तो जन्म जैसे ये हमारे हाथ में होता है जन्म देना, लेकिन मृत्यु होना ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन हमारा जन्म होगा ये निश्चित नहीं है। जन्म दर मृत्यु दर। अब है प्राकृतिक वृद्धि या जनसंख्या समृद्धि दर। इससे तात्पर्य जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर से है। जब यह अंतर व्यवहारिक रूप से शून्य या नगण्य हो जाता है तो उस स्थिति को स्थिर जनसंख्या कहते हैं। इस स्थिति को प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। कभी कभी समाजों को ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति का सामना करना पड़ता है, अर्थात उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से निम्न रहता है। आज विश्व में कई ऐसे देश या क्षेत्र हैं जहां पर जैसे कि इटली, रूस, जापान एवं पूर्वी यूरोप। इसका मतलब है जितने वृद्ध लोगों की मृत्यु होती है उतने ही बच्चों का जन्म होता है। प्रजनन दर का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद जो तीसरी संतान उत्पत्ति होती है उसको प्रजनन क्रिया से ही उत्पन्न होती है। प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं की संख्या, मतलब प्रति 1000 महिलाओं की संख्या के पीछे बच्चे को जन्म देने वाली संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर की तरह यह भी एक अशोधित होती है। जब प्रजनन दर का सूत्र है TFR इक्वल सिग्मा 49/15 ASFR, जहां TFR का मतलब है कुल प्रजनन दर और सिग्मा बराबर ASFR इक्वल 15 से 49 आयु वर्ग की आयु विशिष्ट प्रजनन दरों का योग। प्रजनन दर का मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ। जिस तरह 2 तार आपस में मिलते हैं तो तीसरी चीज अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने बिजली के 2 तार मिलाते हैं तो तीसरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, क्या? ऊर्जा। जब 2 लोग मिलते हैं तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है। जिस तरह एक स्त्री और पुरुष मिलता है तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है, वो है शिशु का जन्म।
प्रजनन दर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये मैंने अपनी भाषा में आपको बताया है, मतलब देसी भाषा। ओके, अब बताऊंगी आपको शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का सूत्र मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ वीडियो की शुरुआत में ही। अब बता, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। मातृ मृत्यु दर का मतलब है स्त्री की मृत्यु हो जाना। ठीक है, जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं, जन्म के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति हजार जनसंख्या के पीछे प्रसूति के समय मरने वाली महिलाओं की संख्या से होता है। प्रसूति का मतलब है बच्चे को जन्म देना या प्रसव। ठीक है, इसकी योजनाएं भी मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। जिस स्त्री की मृत्यु हो जाती है उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए हैं उन्होंने। मातृ मृत्यु दर की ऊंची दर पिछड़ेपन एवं निर्धनता की परिचायक होती है। मातृ मृत्यु दर का अर्थ है कि जब स्त्री मरती है या तो वह निर्धन होती है या वह पिछड़ी होती है। ठीक है, विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर समाज में ये दरों तीव्र गति से घटने लगी है। जब हमारे समाज ने विकास किया है तो ये जो घटनाएं होती थी अब वो थोड़ी कम होने लगी हैं, क्योंकि जिसका कारण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा में विस्तार हो गया है, जागरूकता तथा समृद्धि के स्तरों में वृद्धि। अब महिलाएं अधिकतर शिक्षित होती जा रही हैं और शिक्षित होने के बाद वो अपने समाज में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। वो वाले जो महिलाएं अज्ञान होती हैं, जिन्हें लगता है कि समाज में हमारे घर का एक वंश चलाने के लिए एक बेटा होना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि अज्ञानता होती है उनमें, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती और ज्यादातर मृत्यु भी हो जाती है महिलाओं की, इससे जनसंख्या भी बढ़ती है। ठीक, आयु संभावित से तात्पर्य है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के समय एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। यह एक भ्रामक संकल्पना है। स्त्री पुरुष अनुपात जिससे तात्पर्य है लिंग अनुपात भी कहा जाता है। स्त्री पुरुष के अंतर हैं। किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक रूप में नर बच्चे मादा बच्चों की तुलना में अधिक होते हैं। देखो वही बात आ गई, संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक रूप में नर बच्चे मादा बच्चों की तुलना में कुछ अधिक पैदा होते हैं। नर का मतलब लड़कों से है और मादा का मतलब महिलाओं या बच्चियों से है। ठीक है, और देखो ये तो प्राकृतिक होता है संपूर्ण विश्व में, क्योंकि संपूर्ण विश्व ये प्रकृति की देन है। लड़की है या लड़का ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है, इसलिए। लेकिन हमारे भारत देश जो जिसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, यहाँ पर लड़कों की चाह अधिक है, लड़कियों की कम है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमारा घर चलाने के लिए एक वंश होना चाहिए। लड़कियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन्हें एक लड़के की आशा रहती है, चाहे वो लड़का। हाँ, कहते हैं कि लड़कियां लड़कों के बराबर हो सकती हैं, लेकिन लड़कियों की बराबर नहीं, समान हो सकती हैं। बराबर कहना गलत बात है। जैसे एक बस के पहिए ये नहीं कह सकते कि बराबर है, या साइकिल के पहिए बराबर हैं या बैलगाड़ी के पहिए बराबर हैं। मान लीजिए अगर बराबर होंगे तो हम कैसे चलेंगे, समान होते हैं वो, समान। इसलिए लड़के लड़कियां समान होते हैं। हाँ, लड़कियां लड़कों के तरह काम तो कर सकती है, लेकिन लड़कियां लड़कों के हर काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार लड़के लड़कियों के हर काम नहीं कर सकते, कुछ अंतर होता है। इसलिए स्त्री पुरुष अनुपात प्रथम जो है
पहली स्टेज है सैशवाल अवस्था में मादा बच्चे नर बच्चों की अपेक्षा अधिक बीमारियां झेलने के प्रतिरोधात्मक होते हैं। इसका द्वितीय स्तर है कि पुरुषों की अपेक्षा मतलब नर की अपेक्षा मादाएं मतलब स्त्रियां अधिक समय तक जीवित रहती हैं, जबकि पुरुषों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। जनसंख्या की आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना से आशय है कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से है। विकास के स्तरों तथा औसत आयु संभाव्यता के स्तरों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार आयु संरचना में परिवर्तन होता रहता है। पराश्रित अनुपात, पराश्रित का मतलब है दूसरों पर आश्रित होना। ठीक, दूसरों पर आश्रित कौन होते हैं? 15 वर्ष से कम के बच्चे और 64 वर्ष की आयु से अधिक वृद्ध। 64-60 पे ही लोग वृद्ध हो जाते हैं, इसलिए मैंने वृद्ध शब्द का यूज किया है, क्योंकि वो पराश्रित हो जाते हैं, क्योंकि 60 साल पे रिटायरमेंट ही हो जाती है। ठीक है, पराश्रित से आशय है ऐसी जनसंख्या से है जो कार्यशील नहीं है किंतु कार्यशील लोगों पर आश्रित है। पराश्रित जनसंख्या में ऐसे वृद्ध लोग और बच्चे आते हैं जो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैंने बताया था 15 से कम की आयु और 64 से अधिक की आयु। सामान्यतः 15 से 64 वर्ग के आयु के लोग ही कार्यशील वर्ग में आते हैं। पराश्रित अनुपात अकार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक को कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष से भाग देने पर प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है। पराश्रित अनुपात में वृद्धि उन देशों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। मतलब पराश्रित अनुपात में वृद्धि, जो लोग पराश्रित होते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं, उन देशों के लिए एक चिंता का कारण बन जाती है। जैसे जहां जनता की बुढ़ापे की समस्या से ग्रसित रही हो, क्योंकि आश्रित जनसंख्या में वृद्धि से कार्यशील आयु वर्ग के लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसका मतलब है जैसे आश्रित जनसंख्या में वृद्धि से कार्यशील आयु वर्ग के लोगों का अनुपात कम हो जाता है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उन पे ही तो आश्रित होते हैं, इसलिए। दूसरी ओर कम होता हुआ पराश्रितता अनुपात आर्थिक समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात आश्रित जनसंख्या की तुलना में अधिक होता है। इससे कभी कभी जनसंख्या लाभांश अथवा आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन से प्राप्त होने वाला लाभ कहा जाता है। विकासशील देश वह देश होते हैं जिसमें निरक्षरता पाई जाती है, और विकसित देश वो होते हैं जिसमें साक्षरता अधिक पाई जाती है। भारत की जनसंख्या का आधार एवं समृद्धि। समृद्धि का मतलब है बढ़ने की क्रिया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश चीन से जनसंख्या की स्थिति पर दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब हमारा भारत देश चीन से पहले नंबर पर आ गया है। मतलब चीन को पीछे छोड़ दिया है हमारे भारत देश ने जनसंख्या के आधार पर, और चीन पिछड़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश की जनसंख्या थी 121 करोड़। आपको मैं पार्ट 1 में पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे भारत देश की जनगणना 2011 के बाद नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे भारत देश में एक ही बहुत ही कोरोना आ गया था, जिसके कारण हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था, इसलिए हमारे भारत देश की जनगणना नहीं हो पाई है। लेकिन अगर देखा जाए और देखा गया भी है कि हमारे भारत देश की जनसंख्या अभी 142 करोड़ हो चुकी है।
वर्ष 1911 से 1921 के दशक का मतलब है 10 की समृद्धि दर ऋणात्मक रही। इस दशक में समृद्धि दर 0.3% कम -0.3% थी, ऋणात्मक। ओके, इसका कारण लगभग 1.25। अब आप लोग सोचोगे कि 1.25 क्यों, आप लोग सोचेंगे कि इसको 1.25 क्यों बोला, 25 क्यों नहीं बोला, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद जो संख्या बोली जाती है वो एक एक अंकों में बोली जाती है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। किसके कारण? इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण। ओके, वर्ष 1961 से 1981 के दशक में औसत वार्षिक समृद्धि दर बढ़कर 2.2% पहुंच गई। वर्ष 1971 से वार्षिक समृद्धि दर लगातार गिरावट आई, फिर भी यह दर अभी तक ऊंची बनी है। हमारे विकासशील देशों में मृत्यु दर और जन्म दर ऊंचे स्तर पर ही रहती है। वर्ष 1971 से पूर्व मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही उच्च रही। अकालों एवं महामारियों पर नियंत्रण स्थापित करना वर्ष 1921 के बाद मृत्यु दर में आने का प्रमुख कारण था। ज्वर, प्लेग, चेचक, हैजा 20वीं सदी के आरंभिक दशक की भयंकर महामारियां थी। अब आप सोचोगे इसमें अद्यतन का अर्थ क्या है? अद्यतन का मतलब है अपडेट्स, हमें मतलब जनगणना के अनुसार कितनी अपडेट्स मिली उसी के अनुसार जनसंख्या आंकड़े तैयार किए गए थे। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ, ठीक है। आप बताना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारे माल्थस हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है। उनकी 2 पुस्तकें हैं, लेकिन आपको दोनों के बारे में ही मतलब दोनों पुस्तकों के नाम बताने हैं। एक तो मैं बता ही चुकी हूँ और दूसरा भी बताना है आप लोगों को। अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो अवश्य बताएंगे। थैंक यू।